बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नड्डा अब 24 जून 2024 तक भाजपा के अध्यक्ष बने रहेंगे। शाह ने बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा के कार्यकाल को आगे बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया है। अमित शाह ने कोरोना के दौरान लोगों की सेवा करने में जेपी नड्डा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में कई राज्यों के चुनावों में पार्टी की जीत हुई है। शाह ने बताया कि अब नड्डा जून 2024 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेलबर्न में बीते 5 दिनों में दूसरी बार हिंदू मंदिर पर अटैक हुआ है। हमले का आरोप फिर से खालिस्तान समर्थकों पर लगा है। इससे पहले 12 जनवरी की सुबह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मिल पार्क में BAPS स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भद्दे दृश्यों को देखा गया था और मंदिरों के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी। मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान समर्थकों ने 20,000 से अधिक हिंदुओं और सिखों को मारने के लिए जिम्मेदार भारतीय आतंकी भिंडरावाले की शहीद के रूप में प्रशंसा लिखी थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान स्थित आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को अपना ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है, जिसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के फैसले का स्वागत करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि UNSC द्वारा की जाने वाली लिस्टिंग और प्रतिबंध इस तरह के खतरे को रोकने और क्षेत्र में आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। रक्षा सौदे के बिचौलिए और भगौड़े संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पण करने के मामले में ब्रिटेन से बड़ी खबर आई है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय स्वेला ब्रेवरमैन ने संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिया गया है। एजेंसी भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन की अदालत में केस लड़ रही थी। बता दें कि UPA सरकार के कुछ रक्षा सौदे में करोड़ों की रिश्वत से भंडारी के संबंध जानने के लिए भी प्रत्यर्पण जरूरी है। इन सौदों के लिए उसके बैंक खातों में करोड़ों रुपए भेजा गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। यह एनकाउंटर बडगाम SSP ऑफिस के पास हुआ। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि इलाके में आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सैनिकों ने बडगाम में मोबाइल वाहन जांच शुरू की और चेकिंग के समय एक कैब को जांच के लिए रुकने का इशारा किया गया, लेकिन अंदर मौजूद आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी, जबकि कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान का कट्टरपंथी चेहरा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आपत्ति जताई है। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इन कृत्यों को निष्पक्ष रूप से और घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों प्रतिबद्धताओं के अनुरूप रोकने और पूरी तरह से जांच करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। साथ ही कहा कि हम यह सुनकर बहुत परेशान हैं कि 13 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को उनके घर से अगवा किया जा रहा है, उनकी तस्करी की जा रही है। कभी कभी उनकी उम्र से दोगुनी उम्र के पुरुषों से जबरन शादी कराई जा रही है और उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन है। राजधानी दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही तेज हवा चलेंगी और ओले भी गिर सकते हैं। इस तरह दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी भारत में मध्य बारिश से कड़ाके की सर्दी भी बराबर रहेगी। ऐसी संभावना है कि ऐसा मौसम 25 या 26 जनवरी तक रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार सर्दी के मौसम में एक भी बार बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि 23 और 24 जनवरी को जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम ओलावृष्टि होने की संभावना है। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को वयस्कों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में बाजार में उतारने को मंजूरी दे दी है। कोवोवैक्स उन वयस्कों को दी जा सकेगी जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 खुराक दी गई है। DCGI की मंजूरी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद आई है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को अब भारत की याद आ रही है। हालत यह है कि वहां लोगों को खाने का आटा नहीं मिल पा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया है।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर समस्या से बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि हमें बातचीत की मेज पर बैठाकर हर मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की वकालत करते हुए कहा कि हम भारत के साथ 3 युद्ध लड़ चुके हैं और यह हर बार और कंगाली, गरीबी और लोगों के लिए बेरोजगारी लाया है। हम अपना सबक सीख चुके हैं और हम शांति से रहना चाहते हैं। कोरोना के व्यापक प्रसार और रियल एस्टेट मंदी के दबाव के कारण पिछले वर्ष चीन की आर्थिक वृद्धि दर 3% तक गिर गई है। चीन में प्रतिबंधों के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। चीन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दिसंबर में 2.9% तक गिर गई है। इतना ही नहीं, वैश्विक मांग में गिरावट और सख्त कोरोना प्रतिबंधों के कारण पिछले महीने चीन के निर्यात में जोरदार गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक वजहों से दिसंबर के वस्तु निर्यात में 12.21% की गिरावट देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह डिजिटल हो गया है। नए दौर की शुरुआत करते हुए प्रदेश सरकार ने सभी ऑफलाइन सरकारी सेवाओं को तत्काल बंद कर दिया। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सचिवों की समिति की बैठक में यह अहम फैसला लिया है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि कई 400 से ज्यादा सेवाओं को पहले से ही ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। डिजिटल पोर्टल ई-उन्नत, सर्विस प्लस और डिजिटल लॉकर को भी लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने अभियान चलाने के लिए कहा ताकि जनता के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा की जा सके। उन्होंने शिक्षण संस्थानों और पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों को शिक्षण सत्र 2020 से 21 में ली गई कुल फीस में 15% की छूट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यूपी के सभी स्कूलों को वर्ष 2020 से 21 के दौरान ली गई कुल फीस के 15% की गणना करनी होगी और उसे अगले शिक्षण सत्र में समायोजित करना होगा। जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया है तो स्कूलों को उक्त फीस का 15% छात्र को देना होगा। तो वहीं कोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए अपने निर्णय में पूरे राज्य के सभी स्कूलों को यह प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 2 महीने का समय दिया है। बिहार में पिछले 5 वर्षों के दौरान नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद नक्सली घटनाओं में कमी आई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में पिछले वर्ष 13 नक्सली घटनाएं हुई, जबकि 2021 में 16 घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। इसी तरह 2020 में राज्य भर में 26 नक्सली घटनाएं हुई थी, जबकि 2019 में 39, 2018 में 40 तथा 2017 में 71 नक्सली घटनाएं हुई थी। आंकड़ों से साफ है कि पिछले 5 वर्षों में राज्य में सबसे कम नक्सली वारदात हुई। इतना ही नहीं, पिछले वर्षों नक्सली घटनाओं में सिर्फ 1 नागरिक की मौत हुई, जबकि उससे पहले 2021 में 8, 2020 में 5, 2019 में 11 लोगों को नक्सली घटनाओं में अपनी जान गंवानी पड़ी। केंद्र सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड व कम राशि के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस कदम से देश में डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष यानी 2022 से 23 में रुपए और यूपीआई का इस्तेमाल कर पॉइंट ऑफ सेल यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें रुपे डेबिट कार्ड के जरिए किए गए लेन देन और भीम यूपीआई से 2000 रुपए तक के लेन देन की कुछ प्रतिशत राशि बैंकों को प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी। वहीं इसकी अवधि 1 वर्ष की होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम से श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अय्यर बैक इंजरी के कारण इस वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेज दिया गया है, जहां उनकी देखरेख की जाएगी। बीसीसीआई ने जानकारी देते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनके स्थान पर रजत पाटीदार को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच बुधवार को राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा।